हेलो एवरीवन। आज का आपका टॉपिक है यूनिट थर्ड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की वेटेज की बात करें तो बोर्ड एग्जाम में इसकी वेटेज 5 मार्क्स की है। इसे पढ़ने से बोर्ड एग्जाम में आपको 5 नंबर मिलेंगे। दूसरा, मेंस में से एक क्वेश्चन आता ही है, नीट में एक से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, एडवांस में भी एक क्वेश्चन आता है, तो कितनी जगह पे और भी क्वेश्चन आते हैं, मतलब नॉलेज तो एक्स्ट्रा मिल ही रही है और वेटेज भी हर एग्जाम में आपको इसकी मिलेगी ही। अब बात करते हैं थोड़ा प्रैक्टिकल फॉर्म में भी। इस यूनिट से आप वर्किंग प्रोजेक्ट जो आपको एग्जाम प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के टाइम में सबमिट करना होता है वो भी इस यूनिट की हेल्प से आप बना सकते हैं। तो प्रोजेक्ट वर्क भी आपका इस यूनिट से हो जाएगा, वो भी वर्किंग। केमिस्ट्री में वर्किंग प्रोजेक्ट बहुत कम दिखाई देते हैं, उनमें से एक ये है, यहां पर होगा मतलब। तो जो ये वर्ड है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, स्टार्ट करते हैं इसे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 2 वर्ड से मिलकर बना है, एक इलेक्ट्रिसिटी है और एक केमिस्ट्री है। इसमें बेसिकली हम 3 टॉपिक्स को कवर करेंगे। पहला जो टॉपिक है ये है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। दूसरा जो टॉपिक है ये है कंडक्टिविटी और द कंडक्टिविटी सेल। और थर्ड है इलेक्ट्रोलाइसिस। इसका एक और टॉपिक है यहां पर, उसे हम कंसीडर नहीं कर रहे, वो एक्स्ट्रा में आ जाता है, बैटरीज। कॉमर्शियल बैटरीज, मतलब बैटरीज को स्टडी करेंगे, मतलब सेल्स को स्टडी करेंगे जो हम डेली लाइफ में, जनरल लाइफ में यूज करते हैं। जैसे घर पे रिमोट में एक बैटरी डाली जाती है, एक छोटा सा सेल, उसे बुलाते हैं वो ड्राई सेल का, वो ड्राई सेल है। ऐसे इन्वर्टर की बैटरी होती है, वो लेड स्टोरेज बैटरी है। तो इसी तरह की बैटरीज को इसके बाद में स्टडी किया जाता है। और साथ में एक पार्ट और आता है कोरोजन। कोरोजन मतलब अगर आप आयरन के रेस्पेक्ट में समझे तो रस्टिंग ऑफ आयरन। तो ये 3 मेन पार्ट है और वो भी है। वेटेज का हिसाब भी देख लीजिएगा। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से 3 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, एक फिक्स होता है और 2 मार्क्स का यहां से इन दोनों में से या एक मार्क्स का और एक बैटरी से दिया जा सकता है। तो इस तरह से मार्क्स यहां डिस्ट्रीब्यूटेड है। पहला मेन टॉपिक, मेन तो सभी होते ही हैं। पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। हेडिंग डाल लीजिएगा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। मैं हटा देता हूं मैंने हेडिंग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, मैं साइड में डालता हूं। आप लाइन के मिडिल में डाल लें, सेंटर ऑफ द लाइन, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। मैं इसकी डेफिनेशन बताता हूं, आप डेफिनेशन लिखिएगा, तब तक मैं इसे कंस्ट्रक्ट करके दिखाता हूं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कैसा दिखता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक ऐसी, देखो डेफिनेशन में बता रहा हूं, आपको लिखनी है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक ऐसी डिवाइस है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलती है। It is defined as the device which converts chemical energy to electrical energy. मैं ड्रॉ करता हूं, आप डिफाइन कर लीजिए।
ये गैल्वेनोमीटर है, वोल्टमीटर भी ले सकते थे हम, लेकिन वो केवल पोटेंशियल बताता है। पोटेंशियल के साथ साथ करंट की डायरेक्शन भी हमें बताएगा। अब ये जो इलेक्ट्रोड है, दो चैम्बर हैं इसमें, दो बीकर, एक ये बीकर एक ये बीकर। ये बीकर में जो इलेक्ट्रोड आप देख रहे हैं, मान लेते हैं कि ये है आपका जिंक, ये जिंक मेटल है, और इसे एक्वा सॉल्यूशन में डिप किया गया है, वो भी जिंक के एक इलेक्ट्रोलाइट। ऐसे समझे, जिंक का एक सॉल्ट है, जिंक क्लोराइड हो सकता है, जिंक सल्फेट हो सकता है, जिंक नाइट्रेट, जिंक एसीटेट, मतलब जिंक का कोई भी इलेक्ट्रोलाइट हो, मतलब कोई भी सॉल्ट हो। हम इसे ले लेते हैं जिंक सल्फेट एक्वस। चूंकि जिंक सल्फेट वाटर में है, एक्वस सॉल्यूशन है, उसी में जिंक इलेक्ट्रोड को डिप किया गया है। ये कंडीशनल है कि जिसका इलेक्ट्रोड हो मेटल का, उसी मेटल का इलेक्ट्रोलाइट वहां पर। अब ये जो जिंक सल्फेट है ये डिसोसिएटेड होगा, मतलब जिंक आयन अलग होंगे और सल्फेट आयन अलग होंगे। भाई वाटर में डालोगे तो डिसोसिएट हो जाएगा। ये ले लेते हैं, मान लेते हैं ये कॉपर इलेक्ट्रोड है, सिंपली कॉपर इलेक्ट्रोड, और इसे हमने रखा गया है कॉपर सल्फेट के। ध्यान दीजिएगा, कॉपर का कोई भी इलेक्ट्रोलाइट ये हो सकता है, कॉपर का कोई भी इलेक्ट्रोलाइट, जैसे कॉपर क्लोराइड, कॉपर सल्फेट, कॉपर एसीटेट, कॉपर फॉस्फेट, कोई सा भी ले। लेकिन अगर इससे मिलता जुलता एनायन लेते हैं तो ज्यादा बेटर है, अगर अलग ले लेते हैं तो फिर प्रॉब्लम्स होगी, वो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो हम कॉपर का यही वाला एनायन रखते हैं, तो नीचे लिख लेते हैं कॉपर सल्फेट एक्वस, कॉपर सल्फेट एक्वस। यहां ये भी डिसोसिएटेड होगा क्योंकि ये वाटर में है, जैसे ये, तो ये भी डिसोसिएटेड होगा। तो दोनों मेटल्स को उन्हीं के इलेक्ट्रोलाइट में रखा गया है, डिप करके रखा गया है। अब बात करते हैं, एक फॉर्मूला मैं लिख रहा हूं, फॉर्मूला है लोन, LOAN। L का मतलब यहां लेफ्ट हैंड साइड से है, O का मतलब ऑक्सीडेशन से है, A का मतलब एनोड से है, और N का मतलब नेगेटिव से है। ये फॉर्मूला अगर आप याद रखते हैं तो आपको काफी हेल्प होगी समझने में सेल को। ध्यान से समझे, थोड़ा अजीब लगने वाला है अगर आप इसे पहली बार पढ़ रहे हैं तो, लेकिन ये पहली बार आया है नहीं। इससे पहले याद करिए 11th में एक चैप्टर हुआ करता है रेडॉक्स रिएक्शंस। ये सेकंड बुक का फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट यूनिट है सेकंड बुक की, नाम है रेडॉक्स रिएक्शंस। चूंकि हम ये पढ़ रहे हैं तो हमें उसके बारे में थोड़ा जानना चाहिए। अभी आज तो नहीं, इस लेक्चर में तो नहीं, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर से हमें रेडॉक्स रिएक्शन की बैलेंसिंग की जरूरत होगी। अभी हमें किसकी जरूरत होगी? रेडॉक्स रिएक्शंस में रिडक्शन और ऑक्सीडेशन को समझना, मतलब हमें अभी आना चाहिए। अगर हम ये सेल पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल स्टार्ट कर दिया है, तो हमें 11th में से ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या है, इनकी सारी डेफिनेशंस हमें यहां अभी इसी वक्त पता होनी चाहिए। अब मुझे नहीं पता आप में से किस किस को याद है, मैं मान लेता हूं किसी को नहीं याद है, मैं खुद ही बता देता हूं ताकि मैं यूज कर सकूं, अप्लाई कर सकूं। रेडॉक्स में पहली जो डेफिनेशन है वो क्लासिकल कॉन्सेप्ट बोली जाती है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से कोरिलेट करती है। मैं दोनों बताऊंगा, आप शॉर्ट में पेज के ऊपर साइड नीचे कहीं लिख लें, आप हिंदी में ही लिखें ताकि सही से याद रख सकें आगे भी। ऑक्सीडेशन, सिंपली ऑक्सीडेशन क्लासिकल कॉन्सेप्ट, मतलब बहुत पुराना, सबसे पुराना। हालांकि साइंस में पुरानी चीजों के लिए जगह नहीं होती है,
फिर भी क्लासिकल से शुरुआत करते हैं। ऑक्सीडेशन होता है ऑक्सीजन का गेन करना। ऐसे ऑक्सीजन को मैं ऑक्सीजन ले रहा हूं तो मेरा ऑक्सीडेशन हो रहा है, या ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, या मैं कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लेता हूं तो मेरा ऑक्सीडेशन होता है। मैं फ्लोरीन लेता हूं, वो भी क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो भी ऑक्सीडेशन होगा। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या OR और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, यानी कि ऑक्सीजन या कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अट्रैक्ट हो या हाइड्रोजन या कोई भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट रिमूव हो, तो उस प्रोसेस को, जिस प्रोसेस में ऐसा होता है, उसे हम ऑक्सीडेशन बुलाते हैं और इसका रिवर्स रिडक्शन बोला जाता है। रिवर्स मतलब मैंने बोला ऑक्सीजन का एडिशन, तो मैं बोलूंगा ऑक्सीजन का रिमूवल। रिवर्स का मतलब ये है। चलिए, ये डेफिनेशन पहले जरूर थी लेकिन उसकी इंपॉर्टेंस खास है नहीं। दूसरे से शुरुआत करते हैं। इसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट बुलाया जाता है रेडॉक्स का। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट के हिसाब से इलेक्ट्रॉन का डोनेट करना, मैं इलेक्ट्रॉन, अपने इलेक्ट्रॉन बाहर किसी को दे दूं, भाई तू ये ले जा, मेरे 2 इलेक्ट्रॉन ले जा, तो मेरा ऑक्सीडेशन हुआ क्योंकि मैंने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, लूज किए। सोडियम है या कोई भी मेटल है, सभी मेटल्स इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी रखती हैं, मतलब वो ऑक्सीडाइज होना चाहते हैं, मतलब उनका ऑक्सीडेशन, जब वो इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो उनका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। वहीं जो मैंने इलेक्ट्रॉन दिए, जिसने मुझसे लिए उसने तो इलेक्ट्रॉन गेन किए ना, उसने एक्सेप्ट किए इलेक्ट्रॉन, तो उसका रिडक्शन होगा। भाई सोडियम है, 1 इलेक्ट्रॉन दिया, सोडियम का ऑक्सीडेशन। क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, उसका रिडक्शन। तो जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उसका ऑक्सीडेशन, जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है उसका रिडक्शन होता है। एक और ध्यान देने वाली बात यहां ये है, तब भी रिडक्शन हो रहा होगा तो वहां ऑक्सीडेशन भी होगा, मतलब दोनों रिएक्शन साथ साथ होती हैं। कंप्लीट रिएक्शन लिखी है तो दोनों दिखेंगी। अगर आप कहते हैं नहीं सर ये केवल ऑक्सीडेशन है, तो ऐसी कोई रिएक्शन नहीं कि जिसमें केवल ऑक्सीडेशन होता हो। अगर आप ऐसा लिखते हैं तो आपको लिखना होगा ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, वो अधूरी है, हाफ रिएक्शन बोलेंगे आप उसे। वैसे ही रिडक्शन केवल लिखते हैं तो वो रिडक्शन हाफ रिएक्शन होगी, दोनों को जोड़िएगा कंप्लीट रिएक्शन आ जाएगी, रेडॉक्स रिएक्शन। चलिए अब तीसरे कॉन्सेप्ट की भी बात कर लें। तीसरा है ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट। ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट से जब कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रॉनिक टर्म्स में, अब हमें पढ़ना है ऑक्सीडेशन नंबर में। जब किसी एटम की ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ जाती है, इंक्रीज होती है, पहले 2 थी अब +4 हो गई, पहले -1 अब +1, बढ़ गई, मतलब बढ़ जाए तो ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना, ऐसे लिख लेना, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ती है तो ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन नंबर कम होती है तो रिडक्शन होता है। फिलहाल आज के लिए हमें इतना ही जरूरत है, तीनों डेफिनेशन, तीनों क्या, 2 इलेक्ट्रॉनिक और ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट की डेफिनेशंस का। लेकिन नेक्स्ट क्लास में हमें बैलेंसिंग की, नेक्स्ट क्लास में क्या, नेक्स्ट क्लासेस में आगे जितनी भी आएंगी हमें रेडॉक्स की बैलेंसिंग की भी रिक्वायरमेंट होने वाली है। बैलेंसिंग के 2 मेथड है, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। हमें एक की ही जरूरत है, वो है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। इसे हाफ रिएक्शन मेथड भी बुलाते हैं। इसे बैलेंसिंग आप सीख लीजिएगा, आपके पास समय है, आपको इसी लेक्चर में बता दिया गया है कि आगे के लेक्चर्स में इसकी रिक्वायरमेंट होगी, आप सभी फोकस करें। डेफिनेशन जैसे मैंने रेगुलर बता दी, वैसे मैं यहाँ पर बैलेंसिंग नहीं बता सकता हूँ, उसके लिए तो पूरा एक लेक्चर या उससे भी ज्यादा की रिक्वायरमेंट होती है, तो यही वर्क आपको मैंने दिया। अब हम वापस यहाँ आते हैं। ये सर्किट आपने 11th में पढ़ा है, रेडॉक्स के लास्ट में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दिया गया है, वही दिया गया है, ठीक, यानी कि ये अब रिपीट हो रहा है एक तरह से। 11th में भी आपने इसे पढ़ा है। अगर नहीं पढ़ा है तो अजीब लग सकता है कि ये कैसे हो रहा है, मैं समझाऊंगा क्या, मैं तो ऐसे मान के चलूंगा आपने नहीं पढ़ा, लेकिन पढ़ा है तो आपको और भी अच्छे से समझ आएगा। लेफ्ट को अभी हम छोड़ते हैं, हम ऑक्सीडेशन एनोड नेगेटिव से शुरुआत करते हैं। ये जो जिंक है, जो लेफ्ट हैंड साइड पे बना है चैम्बर, ये एनोड है और ये नेगेटिव टर्मिनल भी है।
अब क्वेश्चन बड़ा उठता है, सर नेगेटिव कैसे? हमने तो हमेशा ही एनोड को पॉजिटिव पढ़ा है। याद करो, एनोड रेज फिजिक्स में जितने भी सर्किट आते हैं एनोड पॉजिटिव लिया जाता है। ये कैसे हुआ सर? ये तो आप नेगेटिव बता रहे हैं। हाँ, आपने जो पढ़ा वो ये था, उन सभी सर्किट को याद करो जब जब आपने एनोड को पॉजिटिव पढ़ा, उस सर्किट में बैटरी बनाई जाती है ऐसे। इसमें तो नहीं है ना? अरे होगी क्यों भाई? ये जो बैटरी है ये यही है। अब हम बैटरी के इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी कर रहे हैं। आपने 11th में हम नहीं पढ़ा हुआ केमिस्ट्री में, रेडॉक्स के बाद। उससे पहले आपने नहीं पढ़ा, इसीलिए आपने कभी एनोड नेगेटिव पढ़ा ही नहीं। आपने हमेशा बैटरी को ऐसे यूज किया, आपने ऑलवेज इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल में बदला, केमिकल को कभी इलेक्ट्रिकल में बदला ही नहीं। अगर आपने कभी नहीं सुना एनोड नेगेटिव है तो पहली बार ही आप पढ़ रहे हैं एक ऐसी डिवाइस जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में बदलती है। तो जब जब ऐसा होगा, केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल में बदलेगी, तो एनोड ऑलवेज नेगेटिव होगा। जैसे आपके घर में इन्वर्टर की लगी बैटरी है, जब लाइट नहीं है तो बैटरी की केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलती है और आप यूज कर रहे होते हो। तो केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल में बदलती है तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह एक्ट करती है, उसका एनोड नेगेटिव है। जब लाइट आ जाती है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में बदलकर स्टोर होती है बैटरी के अंदर, तो उसका एनोड पॉजिटिव है। ये बदलते रहते हैं। ये कैसे बदलता है हमने कहा 3 टॉपिक के बाद बैटरी पढ़ेंगे तो वहां पर आपको ये एक्सप्लेन किया जाएगा और एग्जाम्पल भी यही रखा जाएगा इन्वर्टर बैटरी, ताकि आप देख सकें उसे, मतलब बता सकें हम पूरी तरह से। तो एनोड नेगेटिव है, एनोड नेगेटिव, और एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है। हम कर रहे हैं ऑक्सीडेशन एट एनोड, जो कि नेगेटिव टर्मिनल है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का। ऑक्सीडेशन इस पर होता है। कैसे होता है समझिएगा। ये जो जिंक है आप देख रहे हैं, जिंक Zn सॉलिड, ये सॉलिड रॉड है। इसमें से यहां से एक एटम आयन में बदल जाता है। कौन से आयन में? Zn 2 पॉजिटिव, ये बदल गया। ये सॉलिड था और ये एक्वस है। एक्वस में आ गया सॉल्यूशन में। ऐसा नहीं कि सॉल्यूशन में पहले से जिंक आयन नहीं थे, बहुत सारे जिंक आयन हैं और आ रहे हैं, और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए। ये रहे इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। एट कैथोड जो कि पॉजिटिव टर्मिनल है, ये वाला होगा भाई। लेफ्ट पर ऑक्सीडेशन एनोड है तो दूसरा कैथोड होगा, उस पर रिडक्शन होगा। कैसे? ये इलेक्ट्रॉन यहां आ गए ऐसे, इस इलेक्ट्रोड पर आ गए, इलेक्ट्रोड पर इलेक्ट्रॉन आ गए। बाहर कौन है? कॉपर आयन इसके बाहर है, मेरा ही, मैं बना देता हूं, कॉपर आयन है। Cu डबल पॉजिटिव आयन जो कि वाटर में है, एक्वस सॉल्यूशन में है, बहुत सारे हैं। उसे यहां इलेक्ट्रॉन दिखे, तुरंत भागा इलेक्ट्रॉन की तरफ। 2 इलेक्ट्रॉन इस रॉड से ले लिए और कॉपर सॉलिड में बदल गया। मतलब कहने का है यही डिपॉजिट हो गया। ये रिएक्शन बार बार होती रहे तो इस इलेक्ट्रोड की थिकनेस बढ़ती जाएगी, क्योंकि कॉपर डिपॉजिट होता चला जाएगा। और वहीं इसकी बात करें
बार बार रिएक्शन हो तो जिंक बाहर निकलता जाएगा और इसकी थिकनेस कम होती चली जाएगी, ये पतला हो जाएगा और ये मोटा हो जाएगा। ओवरऑल रिएक्शन आप लिख सकते हैं ओवरऑल सेल रिएक्शन। इसके लिए आपको बैलेंसिंग की यूज करनी पड़ेगी। इलेक्ट्रॉन इक्वल होने चाहिए, जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ है उतने ही यहाँ हो, नहीं है बराबर तो मल्टीप्लाई करके बराबर कीजिएगा ताकि ये कैंसिल हो सके। ये ऑक्सीडेशन है, इलेक्ट्रॉन लूज किया, मैंने डेफिनेशन बोली थी आपसे, इलेक्ट्रॉन का लूज होना ऑक्सीडेशन है, जिंक ने इलेक्ट्रॉन लूज किया, ऑक्सीडेशन किया। दूसरी डेफिनेशन ऑक्सीडेशन नंबर के हिसाब से देखते हैं, ये न्यूट्रल है, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट, इसकी +2, 0 से +2 हुई, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया, ऑक्सीडेशन हुआ। इसकी बात करते हैं, कॉपर आयन ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए तो रिडक्शन हुआ। दूसरा ऑक्सीडेशन नंबर डिफरेंस से देखते हैं, ये +2 और ये 0, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ मतलब रिडक्शन हुआ। ये आधी रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ये रिडक्शन हाफ रिएक्शन है, ये भी आधी है। मैं दोनों को जोड़ दूंगा तो पूरी रिएक्शन हो जाएगी कंप्लीट रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन। मैं जोड़ रहा हूं, इलेक्ट्रॉन से कैंसिल, ये रिएक्टेंट साइड है, वो प्रोडक्ट साइड, बचा क्या, जिंक सॉलिड प्लस कॉपर आयन गिव्स जिंक आयन प्लस कॉपर सॉलिड। जो पॉजिटिव है उसे आप एक्वस लिख सकते हैं। ये ओवरऑल रिएक्शन है। अब वापस आते हैं, ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा, इसका मतलब अब मैं थोड़ा समझाना चाहूंगा, यहां पे समझा रहा हूं। अभी सेल स्टार्ट हुआ है, मन में बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे आपके। सबसे बड़ा क्वेश्चन मैं बता दूं जो सभी के मन में आता है, मैंने 2 इलेक्ट्रोड लिए, जिंक और कॉपर, ठीक है। क्वेश्चन है सर जिंक आपने लेफ्ट पर लिखा और कॉपर राइट पर, इसका मतलब आपको पहले से पता था कि जिंक का ऑक्सीडेशन होगा वो एनोड होगा। ये बिल्कुल सही बात है। जिंक और कॉपर के जब कॉम्बिनेशन से हम सेल बनाते हैं तो जिंक का ऑक्सीडेशन होता है, कॉपर का रिडक्शन, ये बात मुझे पहले से पता है। यही नहीं, अदर देन जिंक कॉपर अगर हम और मेटल कपल लेते हैं, मतलब 2 मेटल्स लेते हैं, तो हम बता सकते हैं कि भैया इन दोनों के साथ इसका ऑक्सीडेशन होगा, इसका रिडक्शन होगा। आप नहीं बता सकते, आपका टास्क ही ये है। क्या टास्क है आपका? टॉपिक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल तब तक चलेगा तब तक आपको इस बात का आंसर नहीं मिल जाता कि आप कोई भी 2 मेटल 2 इलेक्ट्रोड ले लीजिएगा और उन्हें आप देखकर बता देंगे हाँ भाई इनका अगर हम सेल बनाएंगे तो फलाने मेटल का ऑक्सीडेशन होगा और दूसरे वाले मेटल का रिडक्शन होगा। मतलब आप खुद ये जान जाएंगे, और यही इस टॉपिक का एम है, यही ऑब्जेक्टिव है इसका, कि आप ये सीख पाएं कि किन्हीं भी 2 मेटल के बीच सेल बनाया जाता है तो एनोड की तरह मतलब ऑक्सीडाइज कौन सा होगा और कैथोड की तरह मतलब रिड्यूस कौन सा होगा, ये बात आपको पता चलता है। ये टास्क याद रखिएगा। चैप्टर तब तक टॉपिक चैप्टर नहीं, ये तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का टॉपिक है, तब तक चलेगा तब तक इस बात आपको पता नहीं चल जाती है। दूसरा मतलब ये तो आपको खुद पता करना है, इसलिए ही इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं, तो क्लियर हुआ, तो इसका जवाब आपको मिल जाएगा। अब दूसरा लेफ्ट की बात समझने की कोशिश करते हैं। लेफ्ट प्रैक्टिकली फिट वर्ड नहीं है। मान लो ये सेल मैं टेबल पर रख दूं और मैं ऐसे देखूं तो लेफ्ट हैंड पे एनोड है, ठीक है, टेबल पे है चूंकि, तो मैं ऐसे घूम के उसके पीछे चला गया टेबल के, तो अब तो मेरे जिंक राइट हैंड पे आ गया। सही बात है, राइट हैंड पे आ गया, तो सर क्या वो सेल घूम जाएगा खुद ही? ऐसे कैसे घूम जाएगा भाई, उसमें सेंसर थोड़ी ना लगे हैं, और 4 आदमी आगे खड़े हैं 4 पीछे खड़े हैं, तो किसके लेफ्ट पे होगा, किसी के राइट पे होगा। तो लेफ्ट वाली जो बात है ये एक्सपेरिमेंटली सही नहीं है, ठीक। फिर लेफ्ट लिखा क्यों सर, जब एक्सपेरिमेंटली सही नहीं है? हाँ जी, ये समझे, इसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब मैं सेल बनाता हूं बोर्ड पर, या मैं कॉपी पर बनाता हूं, या पेपर में आपको देता हूं मैं, या आप ड्रॉ करेंगे कॉपी पर, क्वेश्चन पेपर, आंसर शीट पर, कहीं भी पेपर पे, तब आपको कोई टीचर क्वेश्चन देगा, कोई बुक देगी ऑल ओवर द वर्ल्ड, मैं इंडिया की ही बात नहीं कर रहा हूं, तो साइन मतलब साइन कन्वेंशन के हिसाब से मान लिया गया है
कि जो लेफ्ट पर आप ड्रॉ कर देंगे वही एनोड होगा, लेफ्ट वाला ही एनोड होगा और उसी पर आप ऑक्सीडेशन करेंगे। यानी कि ये रिप्रेजेंटेशन का हिस्सा है, एक्सपेरिमेंट का नहीं है। आपके बोर्ड एग्जाम में सेल बना है, लेफ्ट पर एक चैम्बर है, तो लेफ्ट का चैम्बर हमेशा ऑक्सीडेशन है, मतलब एनोड है, आपको सोचना ही नहीं है। इसका मतलब राइट हैंड वाला कैथोड है, आपको कुछ सोचना नहीं है। तो सेल का रिप्रेजेंटेशन अगर ड्रॉ करके दिया है तो एनोड कैथोड पता करना बहुत आसान है, जो लेफ्ट पर है वो एनोड है। ठीक है जी, तो ये प्रैक्टिकली नहीं, थियोरेटिकल वैलिड है। आगे बढ़ते हैं। ये सेल हमने ड्रॉ तो कर दिया, इलेक्ट्रॉन यहां से दूसरी तरफ जाते हैं तो करंट का माइग्रेशन, करंट का फ्लो इधर से इधर की तरफ होगा। ये फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा, मतलब मुझे नहीं पता, आपने पढ़ा होगा, मेरे हिसाब से पढ़ा होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन के अपोजिट करंट की डायरेक्शन होती है। दूसरा, ये सेल एसएच वर्किंग तो है, अब समझना टॉपिक बदल रहा है, ये आप नोट कर लीजिए सारा कुछ छुटा ना हो, रिएक्शंस, एनोड कैथोड की रिएक्शंस, टोटल ओवरऑल सेल रिएक्शन एटसेट्रा। ये जो सेल आप देख रहे हैं जो बोर्ड पर है, ये वर्किंग तो है, लेकिन इसकी वर्किंग कुछ समय तक ही होती है। 5 या 10 मिनट में ये रुक जाएगी इसकी वर्किंग, मतलब पता नहीं कुछ होगा, रुक जाएगी। इलेक्ट्रोड दोनों अवेलेबल है, सब कुछ अवेलेबल है, फिर भी रुक गई। तो बड़ा क्वेश्चन उठता है, सर रुक कैसे गई वर्किंग? इसका होना चाहिए, काम तो करना चाहिए, रुकी क्यों? इस पर नजर डालते हैं। देखिएगा, ये जो सॉल्यूशन था ये जिंक सल्फेट का था वाटर में, तो जिंक सल्फेट डिसोसिएटेड थे, तो जितने जिंक आयन थे उतने ही सल्फेट आयन थे, मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज था उतना ही नेगेटिव चार्ज था, न्यूट्रल सॉल्यूशन था। लेकिन जैसे जैसे ये रिएक्शन हुई, जिंक आयन इस सॉल्यूशन में बढ़ने लगे, जिंक आयन बाहर से आने लगे, इलेक्ट्रोड से आने लगे, तो धीरे 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 इस चैम्बर पर एक पॉजिटिव चार्ज इस सॉल्यूशन में डेवलप होने लगेगा। कौन सा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। और जब इस पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा तो ये जिंक आयन को, भाई जिंक आयन रॉड से सॉल्यूशन में आ रहे हैं, जिंक आयन कैसे है? पॉजिटिव, सॉल्यूशन कैसा है? पॉजिटिव। अरे पॉजिटिव वाला सॉल्यूशन पॉजिटिव आयन को आने ही नहीं देगा, दोनों में रिपल्सन होगा, तो इनका आना रुक जाएगा। मैं सीधे सीधे कह रहा हूं, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन रुक जाएगी। जब जिंक आयन आना बंद हो जाएंगे तो जिंक सॉलिड इलेक्ट्रॉन लूज करना बंद कर देगा और आपके ऑक्सीडेशन का प्रोसेस रुक जाएगा। दूसरा केस, फिर इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचेंगे नहीं तो कॉपर आयन अट्रैक्ट किसे करेगा? वो भी रुक जाएगा। खैर ये तो रुकने की बात थी, यहां का चार्ज देखते हैं। ये कॉपर सल्फेट का एक्वा सॉल्यूशन था, कॉपर आयन सल्फेट आयन बराबर अमाउंट में थे, 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव, बराबर चार्ज भी था। लेकिन कॉपर आयन को इलेक्ट्रॉन मिलने लगे और कॉपर आयन इस रॉड के चारों तरफ डिपॉजिट होने लगा, तो कॉपर आयन सॉल्यूशन से चलते खत्म होते चले गए, खत्म होते चले गए, तो पॉजिटिव खत्म होने लगा, तो चार्ज कैसा रह गया? सॉल्यूशन पर चार्ज रह गया नेगेटिव। इस चैम्बर में पॉजिटिव डेवलप हुआ, इस चैम्बर में नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ। नेगेटिव चार्ज यहां इतना होगा तो कॉपर आयन वहां जाना बंद कर देंगे, मतलब ये प्रोसेस भी रुक जाएगा और सेल की वर्किंग रुक जाएगी। तो सेल की वर्किंग रुकने का मेन कारण है चैम्बर के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का डेवलप होना। ये चार्ज है तब तक रिएक्शन हो ही नहीं सकती, सेल वर्किंग नहीं है, अब डेड मान लीजिए इस सेल को, ये बेकार है। तो इस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करने के लिए, प्रॉब्लम क्या है? ये चार्ज, तब तक ये चार्ज है, सेल वर्किंग नहीं है। तो एक अरेंजमेंट किया गया जिसे सॉल्ट ब्रिज बुलाते हैं। ये अगर लिख लिया है यहां तक तो नीचे हेडिंग डालिएगा सॉल्ट ब्रिज। ब्रिज वो पुल जो होता है, हाँ वही ब्रिज, सॉल्ट ब्रिज। मैं ये रफ करूंगा भाई, मैं हटा रहा हूं।
मैं इसे भी हटा रहा हूं, ये भी नोट किया हुआ, वो हाईलाइटेड है। सॉल्ट ब्रिज क्या है पहले इसे समझ लो, फिर हम लिखने का तरीका बताएंगे। सॉल्ट ब्रिज, आपने ये डायग्राम बनाया है तो उसमें अरेंज कर दें, वहीं अरेंज करें। एक ग्लास ट्यूब है, कांच की ट्यूब जो होती है, ग्लास ट्यूब। 11th में जब फर्स्ट टाइम आप प्रैक्टिकल करने जाते हो, वेरी फर्स्ट डे, ध्यान दीजिएगा, वेरी फर्स्ट डे तो हमें ग्लास ट्यूब को मोड़ना, बेंडिंग सिखाई जाती है, तब ये सिखा देते हैं वहां पे। कह रहे ग्लास ट्यूब है जो यू शेप्ड है, अब ये यू लग नहीं रहा, इसे उल्टा करके देखो यू लगेगा। तो ग्लास ट्यूब है, यू शेप्ड है, इन्वर्ट करके रखी गई है, तो इन्वर्टेड यू शेप्ड ग्लास ट्यूब। इसके अंदर एक सॉल्ट लेते हैं हम यहां, KCl हो सकता है, या KNO3 हो सकता है, या NH4NO3 हो सकता है, या एटसेट्रा मैं लिख देता हूं, और भी हो सकते हैं। क्वेश्चन है क्या सर कोई क्राइटेरिया है? हाँ, तो इसके अंदर सॉल्ट लेने का एक क्राइटेरिया है, उसे अभी कुछ देर बाद हम स्टडी करेंगे। मान लो इसमें KCl ले लिया है, सॉल्ट इसमें भर देंगे तो इधर से सॉल्ट गिर जाएगा, इधर से गिर जाएगा, और इन दोनों चैम्बर में सॉल्ट ही डालना होता तो चम्मच से डाल देते, KCl भैया ले लो, तो सॉल्ट तो डालना नहीं है। इसका मतलब है सॉल्ट यहां से नीचे नहीं जाना चाहिए। क्या करें इसके लिए? इसके लिए करते हैं, इसमें एगार जेल फिल कर लेते हैं इस ट्यूब में, सीधी करके यू बना के, मतलब ऊपर से सीधी करके पहले सॉल्ट डाल लिया, फिर एगार जेल डाल लिया। एगार जेल जैसे एयर के कांटेक्ट में आएगा तो जेली जैसा हो जाएगा, सेमी सॉलिड जेली होती है, जैसे टच करके देखते हो वैसे हो जाएगा ये, और ये अब नीचे नहीं गिरेगा, और इसके अंदर KCl डिसोसिएट भी हो जाएगा। अब KCl डिसोसिएटेड है, अलग अलग आयंस हैं, चूंकि इधर पूरा सॉल्यूशन पॉजिटिव है तो ये सॉल्यूशन इस ट्यूब के अंदर से नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा। नेगेटिव आयन कौन है? Cl नेगेटिव। तो KCl का Cl पार्ट इधर आ जाएगा, ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव पार्ट इधर आ जाएगा, और जैसे ही ये दोनों आएंगे सॉल्यूशन का जो चार्ज है वो रिमूव हो जाएगा और सेल रिएक्शन फिर से स्टार्ट हो पाएगी। तो ये इसका फंक्शन था। चलो पहले हम सॉल्ट ब्रिज, आपने हेडिंग डाली है, इसे आप वहीं जो सेल बनाया उसमें अरेंज कर लीजिएगा। इसे हटा भी देते हैं, लगा देते हैं, खत्म हो जाए तो। हाँ, हेडिंग सॉल्ट ब्रिज है तो उसके बारे में डेफिनेशन में लिखिएगा। इट इज मतलब सॉल्ट ब्रिज, हेडिंग क्या है? सॉल्ट ब्रिज, उसमें आप लिख रहे हैं इट इज इन्वर्टेड यू शेप्ड ग्लास ट्यूब। इट इज, ऐसे लिखो, इट इज यू शेप्ड इन्वर्टेड ग्लास ट्यूब विच कंटेन्स अ सॉल्ट, which contains a salt like KCl or KNO3 or NH4NO3 etc. in agar gel, agar gel। यही सॉल्ट ब्रिज है। नीचे हेडिंग डालिए फंक्शंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज। नीचे हेडिंग क्या डालेंगे? फंक्शंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज। क्या काम क्या है सॉल्ट ब्रिज के? पहला, इन चैम्बर में इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बनाए रखता है सॉल्ट ब्रिज, चार्ज डेवलप नहीं होने देता। तो फर्स्ट फंक्शन लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में भी आते हैं, नॉर्मली भी पूछे जाते हैं। फंक्शंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज, फर्स्ट वन, इट मेंटेन्स इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इन चैम्बर्स। इट मतलब सॉल्ट ब्रिज मेंटेन्स इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, दोनों को न्यूट्रल बना के रखता है। न्यूट्रल
इट मेंटेन्स इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इन चैम्बर्स, पहला फंक्शन, मेन फंक्शन यही है। दूसरा भी लिखो, इट कंप्लीट्स इनर सेल सर्किट। देखो सॉल्ट ब्रिज नहीं है तो ये सर्किट ऐसा है, ये तो ओपन है, अब क्लोज हो गया क्लोज। तो जब ये डिप होते हैं नीचे तक आ जाता है और सॉल्यूशन ऊपर तक भरा होता है, तो सल्फेट आयन भी कई बार इधर आ जाते हैं, इसलिए हमने कहा इक्वल वाले लें तो बेटर है। सल्फेट तो इक्वल है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इधर और जाने पर। हाँ जी, अब बात करते हैं, इंपॉर्टेंट है कि सॉल्ट लेने का कोई क्राइटेरिया है, तो मैंने कहा है। तो क्राइटेरिया क्या है? सॉल्ट सिलेक्शन इन सॉल्ट ब्रिज, हेडिंग ही डाल लीजिएगा, क्राइटेरिया फॉर सॉल्ट सिलेक्शन इन सॉल्ट ब्रिज। क्राइटेरिया मैं एक्सप्लेन करता हूं, आप अपनी लैंग्वेज में बाद में लिख लीजिएगा एक साथ। क्राइटेरिया, सॉल्ट ब्रिज में सॉल्ट सिलेक्शन, कौन सा सॉल्ट लिया जाए उसका क्राइटेरिया। दो ही सेंटेंसेस आपको लिखने होंगे, समझना बहुत ज्यादा होगा। पहला है कि सॉल्ट ब्रिज के आयंस जब चैम्बर में आए तो वो चैम्बर में प्रेजेंट, पहले से जो प्रेजेंट आयन है, जिंक है, सल्फेट है, उन आयन से रिएक्ट करके प्रेसिपिटेट ना बनाए, रिएक्ट ना करें, सीधा सा है। और रिएक्ट करके अगर प्रेसिपिटेट बना रहे हैं तो आप यूज कर ही नहीं सकते। तो पहला, आयंस ऑफ सॉल्ट इन सॉल्ट ब्रिज मस्ट बी इनर्ट, या दे डू नॉट रिएक्ट विद द आयंस प्रेजेंट इन द चेंबर्स, कैसे भी लिख लीजिएगा। क्यों भाई, क्यों ऐसा क्यों? अगर ये आयन इससे रिएक्ट करेगा तो यहां प्रेसिपिटेट बन जाएगा और पूरा सॉल्यूशन प्रेसिपिटेट सॉलिडिफाई हो जाएगा, फिर उसमें आयंस का मूवमेंट नहीं होगा। अब बच्चे कहते हैं सर आपने क्लोराइड ले लिया, जिंक है, तो रिएक्ट करते हैं, जिंक क्लोराइड बनाते हैं, बिल्कुल बनाते हैं। Zn और Cl जो मैंने लिया है दोनों रिएक्ट कर जाएंगे। फिर मैंने ZnCl KCl क्यों लिया? मुझे KCl नहीं लेना चाहिए, मुझे दूसरा सॉल्ट लेना चाहिए सॉल्ट ब्रिज में। कारण है, अगर क्लोराइड की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तब जाके प्रेसिपिटेशन होता है। मतलब एक टॉपिक है इक्विलिब्रियम का, टॉपिक है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, उसमें नीचे जाओगे तो आएगा प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन तब होता है तब आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से ज्यादा होती है। मतलब आयंस की कॉन्सेंट्रेशन इसके सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को एक्सीड करेगी तब प्रेसिपिटेशन होगा। मतलब जब क्लोराइड आयन बहुत सारे आ जाएंगे तब जाके प्रेसिपिटेशन होगा, अदरवाइज ZnCl2 का प्रेसिपिटेशन नहीं होगा। तो ये है, तो आप यूज कर सकते हैं KCl को इस जिंक के साथ, लेकिन एक लिमिट तक। बहुत ज्यादा यूज करोगे तो प्रेसिपिटेशन होने लगेगा। मैं बदल सकता था, मैं KNO3 ले सकता था, लेकिन फिर मुझे ये समझाने का मौका नहीं मिलता, इसलिए हमने बताया पहला क्राइटेरिया क्या है सॉल्ट लेने का, सॉल्ट का कोई भी आयन पहले से प्रेजेंट आयन से रिएक्ट ना करे, लिख लिया होगा। सेकंड पर आते हैं, सेकंड है आयोनिक मोबिलिटी, मूवमेंट ऑफ आयंस। भैया आयन यहां है और तेजी से भागता हुआ दूर चला जाए, मोबिलिटी। जो सॉल्ट ब्रिज में सॉल्ट है उसमें जो दोनों आयंस हैं उनकी आयोनिक मोबिलिटी, मूव करने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा हो। आयोनिक मोबिलिटी ऑफ आयंस ऑफ सॉल्ट इन सॉल्ट ब्रिज मस्ट बी हाई। तो क्लियर हो, आयोनिक मोबिलिटी बहुत ज्यादा हो। क्राइटेरिया हो गया, मैं इसे रफ कर दूंगा। अब मैं आयोनिक मोबिलिटी को मैं एक्सप्लेन करूंगा। मैं इसे रफ कर रहा हूं, दोनों पॉइंट्स लिख लिए हैं क्राइटेरिया के। सॉल्ट सिलेक्शन कैसे किया जाता है, सॉल्ट के आयंस रिएक्ट ना करें और आयनिक मोबिलिटी हाई हो आयंस की, सॉल्ट के आयंस की जो सॉल्ट ब्रिज में लिया जाता है। अब बात आयनिक मोबिलिटी की करते हैं। मैं इसे हटा देता हूं, मुझे बोर्ड खाली चाहिए। आयनिक मोबिलिटी पीरियोडिक टेबल का पहला ग्रुप है, वेरी फर्स्ट ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम।
5 एलिमेंट फ्रेंसियम रेडियोएक्टिव है, मैंने छोड़ दिया, मैंने सीजियम तक ले लिए। ये आयनिक फॉर्म में इस तरह से होंगे। लिथियम सिंगल पॉजिटिव, सोडियम सिंगल पॉजिटिव, पोटेशियम रुबिडियम सीजियम। क्या लगता है इनमें से कौन ज्यादा तेजी से भाग पाएगा, दौड़ पाएगा? मोबाइल मतलब मोबिलिटी ज्यादा किसकी होगी? मैं उसी टॉपिक पर हूं, टॉपिक ही डाल लीजिएगा क्राइटेरिया के नीचे। आयनिक मोबिलिटी छोटा सा टॉपिक है, यही आ गया बीच में, मैंने सोचा यही बताऊं। आयनिक मोबिलिटी तो दौड़ कौन लगा पाएगा भैया? दौड़ वो लगा पाता है जिसका वजन कम होता है। लिथियम सबसे छोटा है, सबसे कम मास का है, सीजियम बड़ा है और ज्यादा मास का है। सर लिथियम दौड़ पाएगा, उसके थोड़ा कम सोडियम, उससे थोड़ा कम पोटेशियम और सबसे कम सीजियम। बात तो सही है भाई, मास जिसका कम दौड़ वही पाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट। लेकिन पानी में डालकर देखें सबको, दौड़ना इन्हें हवा में नहीं है, दौड़ना एक्वस सॉल्यूशन में है, मतलब वाटर के अंदर है। वाटर मान लो लिथियम है और ये वाटर है, वाटर ही है, लीजिए H2O मैं सही से लिख देता हूं। ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज। लिथियम अगर वाटर में है तो ये वाटर मॉलिक्यूल को अपनी तरफ खींचता है, ये खींच रहा है, और एनर्जी जो रिलीज होती है उसे बुलाते हैं हाइड्रेशन एंथैल्पी। याद होगा, मैं इस मार्कर को पानी में डाल दूं, ये पानी को अपनी तरफ खींचेगा, निकलने वाली एनर्जी हाइड्रेशन एंथैल्पी होगी। इसी तरह हाइड्रेशन एंथैल्पी की बात करें इन पांचों में से, तो उसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी भाई पॉजिटिव सब है, सब वाटर को अटैक करेंगे, सब में हाइड्रेशन एंथैल्पी होगी। क्वेश्चन है ज्यादा किसकी होगी? जिस पर चार्ज ज्यादा होगा। चार्ज बराबर है सर, एक एक पॉजिटिव है, दिख तो रहा है एक पॉजिटिव, क्या बराबर है? भाई एक पॉजिटिव है तो बराबर है, फिर मैंने क्यों पूछा क्या बराबर है? समझो एक छोटा सा कमरा 4x4 का, ATM जैसे बड़ा, उसमें एक स्टूडेंट है, और बहुत बड़ा 100x100 फुट का एक कमरा, उसमें भी एक स्टूडेंट है। अब बताओ नंबर ऑफ स्टूडेंट कहां है? क्वेश्चन है सर एक ही तो है, लेकिन जब एरिया बड़ा हो, वॉल्यूम ज्यादा हो, तो हम अमाउंट नहीं डेंसिटी फाइंड करते हैं। तो चार्ज डेंसिटी किसकी ज्यादा है? सिंगल पॉजिटिव चार्ज स्मॉल वॉल्यूम, सिंगल पॉजिटिव चार्ज लार्ज वॉल्यूम। वॉल्यूम ज्यादा है, डेंसिटी कम है, इसकी डेंसिटी ज्यादा है। मतलब लिथियम के पास चार्ज भले ही बराबर हो, लेकिन चार्ज डेंसिटी ज्यादा है। जब चार्ज डेंसिटी ज्यादा है तो ये वाटर को ज्यादा अट्रैक्ट करने में कैपेबल है। मतलब हाइड्रेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा होती है लिथियम की, हाई। उससे कम, उससे कम, उससे कम, सबसे कम इसकी है हाइड्रेशन एंथैल्पी। मैंने यहां हाइड्रेशन एंथैल्पी बताई, क्वेश्चन दिमाग में उठ रहा होगा सर हम हाइड्रेशन एंथैल्पी क्यों पढ़ रहे हैं? मैं सीधे सीधे कह रहा हूं, इन पांचों को मैं पानी में डालूंगा तो लिथियम वाटर मॉलिक्यूल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि इसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा है। उससे क्या होगा? उससे ये होगा, लिथियम बीच में है और बहुत बड़ा गोलाकार स्फेरिकल शेप बनाई हुई है, वाटर मॉलिक्यूल उससे चिपके हुए हैं। जब लिथियम चलेगा तो उसके साथ वो वाटर मॉलिक्यूल भी चलेंगे, मतलब वो लिथियम आयन नहीं है, अब वो वाटर मॉलिक्यूल के साथ एक बड़ा स्फीयर है। मतलब सीधे सीधे वाटर में डालने पर लिथियम छोटा नहीं रहा, उससे वाटर चिपक गया और वो बड़ा हो गया। चूंकि बड़ा हो गया, मूवमेंट वो पूरा एक साथ करता है, जैसे वो सिंगल मॉलिक्यूल है, तो मास बहुत ज्यादा हो गया, अब वो मूव कर ही नहीं पा रहा है। मतलब अब मैं डायरेक्ट आता हूं सेंटेंस लिखना। जो छोटा आयन होता है उसकी हाइट चार्ज डेंसिटी ज्यादा, क्योंकि वो छोटा है। तो जो छोटा आयन होता है वो पानी में डालने पर मोटा हो जाता है। जितना छोटा होगा पानी में डालने पर वो उतना ही मोटा होगा। तो छोटू हिंदी में लिख लो, छोटू, छोटा आयन मतलब छोटू बिकम्स मोटू इन एक्वस सॉल्यूशन इन वाटर।
छोटू बिकम्स मोटू इन एक्वा सॉल्यूशन, और जब वो मोटा हो जाएगा तो फिर वो मूव कर ही नहीं पाएगा, फिर तो वो धीरे धीरे ऐसे चलेगा। समझ रहे हो? तो छोटू बिकम्स मोटू इन एक्वा सॉल्यूशन, फिर उसका मूवमेंट प्रॉपर नहीं रहा, फिर तो कम हो गया। तो आयनिक मोबिलिटी ज्यादा किसकी हुई? इसकी तो सबसे कम, क्योंकि बहुत मोटा हो गया। ये कम मोटा हुआ, ये और कम मोटा हुआ, ये और कम मोटा हुआ, ये सबसे कम मोटा हुआ। तो सबसे ज्यादा आयनिक मोबिलिटी किसकी ज्यादा है? सीजियम की सबसे ज्यादा, रुबिडियम की उससे कम, पोटेशियम की उससे कम, सोडियम की उससे कम, सबसे कम लिथियम। ठीक है जी। तो छोटू बिकम्स मोटू इन एक्वा सॉल्यूशन, और मोटा होने के बाद उससे दौड़ने की तो छोड़ो, चल नहीं पाता तो दौड़ेगा कैसे? तो आयनिक मोबिलिटी उसकी कम हो जाती है। तो जो एयर में छोटा था वो एक्वा सॉल्यूशन में मोटा है। ये थी आयनिक मोबिलिटी। मैंने आयनिक मोबिलिटी एक्स्ट्रा टॉपिक लेके आपको समझा दिया। ये पहले ही ग्रुप पर नहीं, सभी पर एप्लीकेबल है, सेकंड ग्रुप पर भी एप्लीकेबल है, आगे भी एप्लीकेबल है, और बहुत बार क्वेश्चंस इसके पूछे जाते हैं। हम इसे हटाते हैं, अगले टॉपिक पर चलते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जिसको अभी अभी हमने रिप्रेजेंट किया, एक चैम्बर लेफ्ट, एक चैम्बर राइट ड्रॉ किया, पूरा वायर लगाई, ये सब तामझाम किया। बार बार ऐसे रिप्रेजेंट करना पड़ा तो बहुत समय जाएगा, इसलिए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका बनाया गया है। हेडिंग डाल लीजिएगा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। रिप्रेजेंटेशन मतलब छोटी फॉर्म में हम उसे रिप्रेजेंट कर पाएंगे। देखो, उसी सेल को जो ड्रॉ किया था उसी को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। दो वर्टिकल पैरेलल लाइंस रिप्रेजेंट करती हैं सॉल्ट ब्रिज को। ये सॉल्ट ब्रिज का सिंबल है। ऐसे यूट्यूब ना बना के ऐसे बना देते हैं, दैट इज सॉल्ट ब्रिज। ये लेफ्ट हैंड, ये राइट हैंड, फॉर्मेट वही है। राइट हैंड, ये लेफ्ट हैंड। ये इलेक्ट्रोड का सिंबल है, ऑब्लिक वाला इलेक्ट्रोड है। राइट में कौन सा था? सॉरी, लेफ्ट हैंड है। लेफ्ट हैंड में कौन सा था? जिंक था। जिंक इलेक्ट्रोड और जिंक आयन। आयन को सॉल्ट ब्रिज के बराबर में बनाया जाता है। रूल ये है, कुछ क्वेश्चंस इसे फॉलो नहीं करते, उल्टा बना देते हैं, लेकिन रूल को ध्यान रखें। सॉल्ट ब्रिज ही तो कांटेक्ट में था इसके, सॉलिड के कांटेक्ट में थोड़ी ना आ रहा था सॉल्ट ब्रिज। देखो अभी ड्रॉ किया है आपने ऊपर, उससे देखो जो जिंक रॉड है और सॉल्ट ब्रिज है उसकी ट्यूब में डिफरेंस अलग है। जो सॉल्ट ब्रिज की ट्यूब है उससे आयंस कांटेक्ट में है, एक्वस आयंस। उधर कॉपर आयंस कांटेक्ट में है सॉल्ट ब्रिज के, और कॉपर सॉलिड दूर। ये है रिप्रेजेंटेशन उस सेल का। वायर लगानी हुई इलेक्ट्रोड है, यहां लग जाएगा। ये ऑलवेज लेफ्ट हैंड है तो ये एनोड होगा, और राइट हैंड है तो ये कैथोड होगा। कैथोड पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो ये लिखने की जरूरत नहीं, तो मैं एक्सप्लेन कर रहा था। ये सेल है, बस इतना ही सेल होता है। यही इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का रिप्रेजेंटेशन है। सॉल्ट ब्रिज, एनोड चैम्बर, कैथोड चैम्बर, जिंक इलेक्ट्रोड, जिंक आयन, कॉपर इलेक्ट्रोड। मैं इसे हटाता हूं और मैं कुछ सेल प्रोवाइड करूंगा, उनसे आपको रिएक्शन बनानी होगी। क्या बनानी होगी? सेल रिएक्शंस। हम हटाते हैं। तो क्वेश्चन ही डाल लीजिएगा, मैं तो नहीं, आप लिखें क्वेश्चन की फॉर्म में। राइट द सेल रिएक्शंस, WRIT, write the cell reactions for the following electrochemical cells। मैं कुछ सेल्स आपको प्रोवाइड करूंगा। फर्स्ट, क्वेश्चन प्रॉपर लिखा, उसके नीचे फर्स्ट। ये अकेला है, कोई चार्ज नहीं, ये सॉलिड है। आयन है, एक्वस है, एक्वस से आयन है, यहां जगह नहीं है, लिख लो एक्वस। ये सॉलिड है, तो मैं लिखना भूल जाऊं तो भी मतलब यही है।
ये एक्वस, ये हाइड्रोजन गैस है, ये एक्वस और ये सॉलिड। एक्वस, एक्वस, बाकी दोनों सॉलिड। एक्वस, एक्वस ब्रोमीन लिक्विड होता है। मैंने 4 सेल दिए हैं, चार इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हैं। रिएक्शन बनाना सीखना है। मैं पहली रिएक्शन बनाऊंगा, मैं 2 रिएक्शन बनाऊंगा, 2 आपको करने हैं। पहला, मैं फर्स्ट को सॉल्व कर रहा हूं। फर्स्ट मतलब ये वाला, ये सॉल्ट ब्रिज है, ये लेफ्ट हैंड मतलब ये एनोड, मतलब यहां ऑक्सीडेशन होगा, LOAN, लेफ्ट ऑक्सीडेशन, एनोड नेगेटिव, यहां ऑक्सीडेशन करना है। मुझे कैसे पता होगा कि, लिख लेता हूं, एट एनोड। मुझे कैसे पता चलेगी किसका ऑक्सीडेशन किसमें करना है, इसका इसमें या इसका इसमें? तो मुझे इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट को लिखना होगा, 0 + 2। ऑक्सीडेशन करना है, ऑक्सीडेशन होता है ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना, इधर बढ़ रही है इधर से इधर, इसे इसमें बदलना है। Cu gives Cu2 पॉजिटिव + 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरा एट कैथोड, ये कैथोड है, +1 0, रिडक्शन होगा, रिडक्शन में डिक्रीज होती है, इसे इसमें बदला तो इंक्रीज होगी, तो इसे इसमें बदलो, Ag प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स Ag। अब मुझे ओवरऑल जोड़ना होगा, लेकिन जोड़ने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को बराबर करना होगा, बराबर नहीं है। ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन है, नीचे 1 है, 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल। कॉपर 2Ag सिंगल पॉजिटिव, Cu डबल पॉजिटिव। दैट्स अ ओवरऑल रिएक्शन। एनोड की अलग है, कैथोड की अलग है, इस तरह से आपको लिखनी है। मैं एक और बताता हूं, ये वाला, ये डिफिकल्ट सा है, बाकी 2 आप लोग का है, मैं हटा देता हूं। डी मीन्स दिस वन। यहां एक समस्या है, सिंपल नहीं होते हमेशा। ऑक्सीडेशन स्टेट लिखो 0 -1। इसे मैंने इसमें बदला तो कम होगी तो रिडक्शन होगा, लेकिन ये तो लेफ्ट पे लिखा है ऑक्सीडेशन है, इसे इसमें बदलो, -1 से 0 बढ़ेगी, तो इसे मतलब इसे इसमें बदलो। देखिएगा, एट एनोड Br नेगेटिव, मैंने कहा इसे इसमें बदलो तभी डिक्रीज हो, सॉरी इंक्रीज हो, Br नेगेटिव टू 0, -1 to 0। ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ना चाहिए, इसे इसमें बदला तो कम होगा, इसे इसमें बदलो, गिव्स Br2। तो 2Br करिएगा तो 2 नेगेटिव चार्ज है, 2 इलेक्ट्रॉन इसने लूज किए। देखो नेगेटिव ने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तभी न्यूट्रल होगा। एट कैथोड इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट पर भी गौर करते हैं, +1 0। रिडक्शन है, राइट हैंड पे है, कैथोड है, रिडक्शन है, रिडक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर कम होती है, +1 से 0 कम हो रही है, तो सीधा ही करो। इसे कैसे किया था, ऐसे किया था, तो क्या आएगा, H पॉजिटिव गिव्स H2। 1H 2H बराबर करो, 2H हो गए। अब 2H पॉजिटिव कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, 2, तभी न्यूट्रल होगा। 1H 1, 2H 2,
जोड़ो, इलेक्ट्रॉन्स दो बराबर है, 2Br नेगेटिव 2H पॉजिटिव गिव्स Br2। ये है रिएक्शन बनाने का तरीका। इन दो की आप खुद करिएगा, ना तो फिर पूछिएगा। ये था आज का टॉपिक। अगला टॉपिक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। अगला टॉपिक ध्यान दीजिएगा, क्या होगा? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। आज हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को इंट्रोड्यूस किया। नेक्स्ट लेक्चर में ये आगे बढ़ेगा। तो आज इतना ही है। आप सही से पढ़िएगा भाई, और घर में रहिएगा।